बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स। नाजरीन, फ़लस्तीन और इसराइल का मसला अभी चल रहा है और पूरी दुनिया ये समझना चाहती है कि आखिर इस मसले के पीछे वजह क्या है। अमेरिका खुलकर इसराइल को सपोर्ट क्यों कर रहा है, एकेडमिक पर्सपेक्टिव इस पे क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात लेने के लिए मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर कंदील अब्बास। नाज़रीन, दुनिया इस मसले के बारे में क्या सोच रही है, वो फ़लस्तीनियंस को किस तरह से देख रहे हैं, इसराइल को किस तरह से देख रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने क्या बयान दिए, ये छोटा सा सेगमेंट आप मुलाहिज़ा फरमाइए। I appeal to all parties and those who have an influence over those parties to avoid any further escalation and spillover. Pakistan strongly condemns the indiscriminate and disproportionate use of force by Israeli authorities against civilian population in Gaza and calls for an immediate cessation of hostilities. سرمشق و شیوه کار قرار میدن اینا ضرر خواهند کرد. باخت منتظر اینهاست. دارن اشتباه میکنن. به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده. Camisinden kilisesine, tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak, insanların en temel insani ihtiyaçlarına erişmesini engelleyerek. Необходимо не только срочно остановить боестолкновение, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения. नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा और मुख्तलिफ ममालिक इस मसले के बारे में क्या सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो फरमा दीजिएगा कि हम एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर लिबरल स्कूल ऑफ थाट के ज़रिए से, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट के ज़रिए से मुख्तलिफ इशूज़ को समझने की कोशिश करते हैं और दोनों स्कूल ऑफ थाट का पर्पज़ यही है कि हाउ टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। लेकिन दोनों पर्सपेक्टिव आपको फेल नज़र आते हैं। इस वक्त जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है, दोनों की हमें नाकामी नज़र आती है। न यूनाइटेड नेशन प्रॉपर काम करते हुए नज़र आ रहा है, न मल्टीलैटरल फोरम्स काम कर रहे हैं और न ही पावर का जो शो हुआ है जिससे डिटेरेंस पैदा होना चाहिए, वो डिटेरेंस भी उस तरह से पैदा नहीं हो रहा जिस तरह से इसराइल रिटेलिएट कर रहा है। देखिए, असल में इशू ये है कि जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव्स हैं, इसमें एक तरफ हमें यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा हुआ नज़र आता है जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को प्रमोट करता है और माजी में भी उन्होंने यानी पावर को यूज करके इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ हमें यूरोपियन पर्सपेक्टिव है जो लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव है और वो कोशिश करते हैं कि कोऑपरेशन के जरिए इश्यूज को रिजॉल्व करें। अब दोनों तरफ का इशू ये है कि उन्होंने दोनों जो पर्सपेक्टिव्स हैं इसको बाज़ जगहों पे मिस यूज किया है। मैं समझता हूं कि यहाँ अगर फिलिस्तीन को समझना है या मिडिल ईस्ट को समझना है तो अब जो थर्ड पर्सपेक्टिव, पॉपुलर पर्सपेक्टिव आया यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, उसकी बेस पे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो लोगों के रीजनल लेवल पर सोशल कंस्ट्रक्ट है पीस के बारे में और वॉर के बारे में, वो हैं क्या। और इस बेस पे हमें देखना होगा कि जो फिलिस्तीनी है या इसराइली हैं वो वॉर और पीस को किस तरह अपने माइंड के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी जब आप दूसरों को, ज़ायनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आप दूसरों को तहस नहस करके ख़त्म करके शायद पीस लाएंगे, तो ये एक लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव को आप प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये कतन ऐसा नहीं होता, बल्कि दूसरी तरफ जब हम फिलिस्तीनियों का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो वो 75 साल से जुल्म का शिकार हैं और इस वक्त वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि डू और डाई। तो वो एक ऐसे लेवल पर आ चुके हैं कि जब उन्होंने ये एक ऑपरेशन किया और जिसको बड़ा सरप्राइज ऑपरेशन कहा जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसे लेवल पर हुआ है कि जब रीजन में उनकी पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी है। इसलिए कि यमन में हुतीज जो हैं वो बड़ा अपनी कामयाबी समेट चुके हैं। सीरिया को जो बिल्कुल गिराना चाह रहे थे और बशार असद को हुकूमत से निकालना चाह रहे थे, वो सरवाइव कर गए हैं और अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। हिजबुल्लाह ऑलरेडी साउथ ऑफ लेबनान से इजराइल को निकाल चुके हैं और वो अपनी कामयाबी समेट चुके हैं। और हशद शाबी जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है इराक के अंदर, वो दाइश को ख़त्म करके अपनी कामयाबी समेट चुके हैं। अब इस रीजनल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो जिहाद इस्लामी जो फ़िलिस्तीनियों की जमात है या हमास, ये भी एक अपने आप को अब थोड़ा सा पावरफुल फील कर रहे हैं और इनको जो रीजनल लेवल पर सपोर्ट आ रही है उसकी बेस पे जो इनके सोशल कंस्ट्रक्ट हैं अपनी
स्ट्रगल के बारे में वो बहुत पॉजिटिव हैं। वो समझते हैं कि अगर वो अपनी पावर फुली मोबिलाइज करेंगे तो तब वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक तरफ तो इजराइल को वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं यानी पॉलिटिकली, और दूसरा रीजनल लेवल से उनको ऐसी सपोर्ट मिल रही है जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं वो नाकाम होती नजर आ रही हैं, लेकिन सोसाइटीज जो हैं वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। और अच्छा, यही मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्टिविज्म की एक बेस है। डॉक्टर साहब बड़े खूबसूरती से आपने इसको बताया। जब आप कहते हैं कि वॉर एंड पीस की कंस्ट्रक्शन हमें समझना होगी, चाहे वो फ़लस्तीनियन के हवाले से हो या इजराइल के हवाले से हो, यूरोपियन की आइडिया आप जो कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसके पीछे अब हम ये सुनने में आ रहा है, और हमास ने इस बात का बार बार उन्होंने इजहार भी किया है कि फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिशर्स वो ज़ायनिस्ट लिबास पहनकर उनके साथ लड़ाई करें, तो क्या इसके पीछे वही क्रूसेड का आइडिया आपको नज़र आता है? बिल्कुल 9/11 के बाद जिस तरह प्रेसिडेंट बुश ने फ़ौरन कह दिया था कि ये क्रूसेड है मुस्लिम रेडिकल वर्ल्ड के ख़िलाफ़। देखिए, मैं इसको शायद बहुत ज़्यादा वेस्टर्न और अमेरिकन पर्सपेक्टिव से रिलीजियस बेस्ड नहीं समझता। इस वक्त उनकी जो इंटरनेशनल सिस्टम में एक चेंज आ रही है, यानी पावर पॉलिटिक्स जो है अमेरिका की या यूरोप की, उसमें एक सीरियस चेंज ये आ रहा है कि जो पावर सेंटर्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो ईस्ट में रशिया का और चाइना का इमरजेंस हुआ है उसकी वजह से अमेरिका को और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको अपना इन्फ्लुएंस वेस्टर्न सिस्टम के ऊपर ग्रेजुअली कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा ड्यूरिंग कोल्ड वार भी और खास तौर पर पोस्ट कोल्ड वार एरा में वो ये समझ रहे थे कि अब वो यूनिपोलैरिटी का एक माहौल बन गया, और हर तरफ जो भी डिसीजंस होंगे वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं होंगे। लेकिन जो मैंने जिनकी तरफ इशारा किया, जो कुछ यमन में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, यहाँ पे तकरीबन तमाम इश्यूज में ये हुआ है कि वेस्ट को और अमेरिका को अपनी मर्जी के खिलाफ चेंजेस होती नजर आई हैं। और अब जो एक लेवल आ गया इसमें चाइना और रशिया उन पावर्स के साथ हैं जो एंटी वेस्ट या एंटी अमेरिकन पावर्स नजर आती हैं। तो जो पावर का शिफ्ट है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उसमें जो एक ग्लोबल लेवल पर चेंज आ रही है उसका रीजनल लेवल पे डायरेक्ट एक इम्पैक्ट आ रहा है। यानी जो ट्रायंगल बन रही है चाइना, रशिया और ईरान की, उसका इम्पैक्ट जो रीजनल सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बहुत सी जगहों पर जो चेंजेस आएंगी उसमें हमें नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नजर आएगा। और जो मैं पहले एक तरफ इशारा कर चुका हूँ कि स्टेट्स मिडिल ईस्ट के अंदर हों, गल्फ के अंदर हों या यूरोप के अंदर हों, वो हमें इकट्ठी नजर आती हैं क्योंकि वो उनके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं वो एक हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूरोप में भी, अमेरिका में भी और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में हमें स्टेट और सोसाइटीज़ के अंदर बहुत बड़ा गैप होता नज़र आ रहा है, जो नियर फ्यूचर में वाइडन हो जाएगा, मज़ीद ये गैप बढ़ जाएगा। यानी एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक और अरब स्प्रिंग शुरू हो जाए नियर फ्यूचर में। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ की सोसाइटीज़ हैं गल्फ स्टेट्स की, वो इस वक्त फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ी हैं और जो वेस्टर्न पॉलिसीज़ हैं इस रीजन में उसके खिलाफ हैं। और इसकी दो बड़ी मिसालें हम देख चुके हैं, यमन में भी और सीरिया में भी। वहाँ पर जो उनकी पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट लोगों ने फैसला दिया और उन्होंने अपनी जो अपने लोकल पावर्स थी उनको सपोर्ट किया। अब अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ रीजनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें एक चेंज नजर आएगी। डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल, आप इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं? इस वक्त आपको एक्टिव नज़र आती है डिप्लोमेसी अमेरिकन की तरफ से, सऊदीज़ की तरफ से, ईरानियंस की तरफ से, इवन रशिया की तरफ से, जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उन्होंने एक मुसवदा पेश किया इस मसले को हल करने के हवाले से। आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या ये रिजॉल्व होते हुए फ़लस्तीनी इशू नज़र आता है, या कम अज़ कम नियर फ्यूचर के अंदर ये डीएस्केलेट ही हो जाए कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, जनरल असेंबली में नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में एक सिनारियो पेश किया था और उसने कहा था कि हजरत मूसा से कोट करके वो कह रहे हैं कि देयर आर टू माउंटेन्स इन द मिडिल ईस्ट। एक तरफ वो कहते हैं माउंटेन ऑफ कर्स है और दूसरी तरफ माउंटेन ऑफ ब्लेसिंग है। और इजराइल को और अरबों को उन्होंने माउंटेन ऑफ ब्लेसिंग का और दूसरी तरफ ईरान को माउंटेन ऑफ कर्स का। ये सोच के तो कुछ और कहा था। और उसके साथ उन्होंने एक मैप भी दिखाया और उसमें मैप में ना तो वेस्ट बैंक था और ना गजा था। और यानी वो अब ये पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि अब सिर्फ इजराइल होगा।
अब जो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अगर वेस्टर्न पावर्स और अमेरिका ग्राउंड रियलिटीज को ठीक तरीके से समझकर फिलिस्तीनियों के बुनियादी हुकूक को का एहतराम करते हुए ज़ायनिस्ट रजीम को इस बात पे कन्विंस कर सकें कि वो एक कदम पीछे हटें और फिलिस्तीनियों के हुकूक का एहतराम करें और रीजनल पॉलिटिक्स में जो कुछ ग्राउंड रियलिटीज है उसकी बेस पे फैसले करें, फिर तो कुछ हमें यहाँ पर हालात बेहतर होते नजर आएंगे। अदरवाइज जो कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है यूएस के, यूके के और बाकी अरब जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो फिलिस्तीन का विजिट कर रहे हैं और यानी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उस पूरे विजिट में, और इसमें जो फिलिस्तीन के आम अवाम है उनको भी गिल्टी डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो हमास को रोक क्यों नहीं रहे। ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि नियर फ्यूचर में फिलिस्तीन का, इजराइल का एक नक्शा में चेंज होता नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि ईरान का पर्सपेक्टिव है कि नेक्स्ट 25 इयर्स में इजराइल विल नॉट बी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये ईरान ने बड़ा क्लियरली अनाउंस किया हो कि अगले 25 साल में इजराइल दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। तो उन्होंने इसी बुनियाद पर ज़ाहिर आगे बढ़ना है। और जहां तक ये जो रीजनल रेजिस्टेंस का एक ब्लॉक एमर्ज होता हमें नजर आया, उस ब्लॉक की भी इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये ब्लॉक आपस में यूनाइटेड हो जाता है और मिलकर कहीं आगे बढ़ता है, तो मेरा ख्याल है कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन का ऑप्शन दिया गया था ज्यूज को इजराइल के अंदर, मैं समझता हूं कि शायद वो ऑप्शन भी अब खत्म हो जाए। फिलिस्तीन सिर्फ 1 स्टेट की बात करें और वही सॉल्यूशन बताएं जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है कि जो यहाँ के नेटिव ज्यूज थे वो यहाँ रहें, जो सेटलर्स हैं वो सारे यहाँ से निकाल दिए जाएं और 70 लाख से ज्यादा जो फिलिस्तीन से निकाल दिए गए थे उनको राइट ऑफ रिटर्न दिया जाए और उसकी बेस पे जो फिलिस्तीन का न्यू मैप है वो बने। जाहिर है फिर इजराइल के नाम की तो कोई चीज यहाँ नहीं होगी, वहां पे फिलिस्तीन की एक स्टेट दोबारा से इमर्ज करेगी और रीजन में हमें ये बेसिक एक चेंज नजर आएगी। डॉक्टर साहब मुख्तसरन सिर्फ फरमा दीजिएगा, पाकिस्तान इस हवाले से क्या करे? अगर आप 1, 2, 3 कोई 3 एक मैयर से हमें बता दें कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर सकती है इस सारी सिचुएशन को नज़र में रखते हुए। देखिए, कश्मीर इशू की बुनियाद पर तो बेस्ट यही है कि हमें जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है कश्मीर में, अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं तो हमें फिलिस्तीन में भी उसी को सपोर्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल स्टार्ट में जो इजराइल के बारे में पॉलिसी बनाई थी और उसी बेस पे हमने अपने पासपोर्ट को पूरी दुनिया के अलावा सिर्फ इजराइल के लिए मना कर दिया था कि इस पे इजराइल का ट्रैवल नहीं किया जा सकता। ये जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है इसको हमें जारी रखना चाहिए और जो हमारी हक के खुद इरादियत की पॉलिसी है यानी उसको सपोर्ट करने की इस बेस पे हमें फिलिस्तीनियों को, कश्मीरियों को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए। जरा सा भी इससे हम डाइवर्ट करते हैं तो रीजन में, अपने रीजन में यानी इंडिया के खिलाफ जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा और हम किसी डिप्लोमेटिक लेवल पर जाकर अपने इंडिया के खिलाफ अपने डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव को डिफेंड नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर कंदील अब्बास को सुना, उन्होंने 2 बातें बड़ी वजाहत के साथ की। पहली बात यह कि जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ये बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें और फ़लस्तीन का जो ड्यू शेयर उनका जो हक़ है उनको मिलना चाहिए, अदरवाइज़ ये एस्केलेशन की तरफ जाएगा। और ये जो जितनी भी जहादी ग्रुप्स हैं दुनिया के अंदर, इनफैक्ट उन्होंने कामयाबियाँ भी समेटी हुई हैं और फिर नॉन स्टेट एक्टर्स आपको नज़र आएगा जो कि इस वक्त भी वॉर के अंदर आपको नज़र आ रहा है इजराइल की साइड पे, तो फिर फ़लस्तीनियन की साइड पे भी नज़र आएगा। पाकिस्तान के हवाले से यही कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को कंसिस्टेंसी के साथ सपोर्ट दें और ये पाकिस्तान के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कश्मीर के हवाले से काफ़ी अहम है। नाज़रीन, आपने सुनी आज की गुफ्तगू, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।